और चलिए बढ़ेंगे आगे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में 34 दिनों से जारी जंग के बीच आज का दिन सबसे अहम रहने वाला है। दरअसल जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ा संबोधन रखने वाले हैं और इसी को लेकर के आज पूरी दुनिया की नजर बनी रहने वाली है। माना जा रहा है कि आज ट्रंप अपने संबोधन में ईरान युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इससे पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इस वक्त मोनिका हलचल बहुत तेज निश्चित तौर पर देखिए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ट्रंप जिस तरह से इस जंग में फंसे हुए हैं, पूरी संभावना यह है कि वो ईरान युद्ध समाप्त करने का ऐलान कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों के ट्रंप के जो बयान है, अगर आप वो देखें तो इस बात के वो संकेत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि ट्रंप इस जंग से निकलने का रास्ता आप तलाशने लगे हैं। वो मुश्किल में फंसे हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पंगा ले लिया। ऋतु बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता भी रही है, माना जा रहा है कि जिस तरह से जंग में अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ है, उससे अमेरिका की जनता में काफी आक्रोश है और अंदर खाने भी इसका बैकलैश जो है डोनाल्ड ट्रंप झेल रहे थे। यही वजह है कि अब कदम जो है पीछे लेने पड़े हैं और एक यू टर्न सा इस पूरे जंग में डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें मोनिका हॉर्मुज रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जिसमें ईरान ने प्रतिबंध लगाया, जिसका दंश पूरी दुनिया ने झेला और एक प्रेशर के जरिए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है, रास्ता बदल दिया है और आक्रोश देश के भीतर इतना ज्यादा था कि वो समझ नहीं पाए। बिल्कुल, देखिए आक्रोश इतना ज्यादा गहरा, इतना ज्यादा, अगर तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाई है और इस बात से समझा जा सकता है कि 28 मार्च को अमेरिका के 50 राज्यों में 3300 जगहों पर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसमें 90 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हुई है, लोगों ने नारे लगाए, उससे ये बात जो है पूरी तरह साफ हो जाती है कि अपने वोट देकर ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठाने वाले लोग अब उन्हें गद्दी पर नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और ट्रंप अपने लोगों की आक्रोश को शायद अब बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और माना जा रहा है कि अब वो ईरान युद्ध से किनारा कर लेंगे, एक स्टेप पीछे ले लेंगे। अब क्या होने वाला है इस स्थिति में? जंग रुकेगी या और ज्यादा घातक रूप के तरीके से आगे बढ़ने वाली है? इस संबोधन के जरिए क्या रस निकलने वाला है? क्या ट्रंप अब ये जंग रोकने वाले हैं? और अगर रुकती है तो क्या इसे अमेरिका की सबसे बड़ी हार मानी जाए कि हार कर भी ईरान जीत गया? अपनी सुप्रीम लीडरशिप को खोने के बावजूद भी ट्रंप को ईरान ने पछाड़ दिया और बुरी तरीके से पछाड़ा है। ये तस्वीर अपने आप में सबसे अहम मोनिका हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आधे घंटे का लगभग समय, और उसके बाद ट्रंप जब संबोधित करेंगे तो नजर पूरी दुनिया के रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान। लेकिन इसमें ऋतु में एक बात और महत्वपूर्ण ये भी हो जाती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का जिक्र कर तो रहे हैं कि अंदर खाने उनकी ईरान से बातचीत चल रही है, अंदर खाने उनकी बातचीत चल रही है और ईरान लगातार ये कह रहा है कि अब सीजफायर होना चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन पब्लिक फ्रंट पर ईरान इस बात को कहां मान रहा है? लगातार IRGC तो इस पूरे मोड में वो तस्वीरें बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं और वो ये जता रहे हैं कि हमारे पास तो अभी सैन्य क्षमता बहुत है। अभी आपने देखी काबी, तो हमने आपको टीजर दिखाया, पूरी फिल्म बाकी है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक फ्रंट पर अगर कुछ कहते हैं, क्या उस बात को उतनी गंभीरता से हम ईरान की तरफ से भी सुनेंगे? क्योंकि ईरान के बयानों में डिस्पैरिटी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट जो है वो बहुत डिफर करते हैं। और सिर्फ बयान डिफर नहीं करते मोनिका, इन सारी स्थिति में एक चीज बहुत कॉमन ये भी निकलकर सामने आई है कि जो मंशा अमेरिका की थी ईरान को घुटनों पर लाने की, वो मंशा ही अभी तक सफल नहीं हो पाई है। जबकि ऐसा कहा गया कि पहले ही हमले में सुप्रीम लीडर का खात्मा हो जाना, ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ईरान को पहले ही दिन जंग में पछाड़ देगा। लेकिन ईरान ने जैसे वापसी की है और अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए जिस तरीके से जंग में अभी तक टिका हुआ है, महीना भर पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी लगातार आंखें दिखा रखा है डोनाल्ड ट्रंप को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर दिखाता है कि एक तरफ तो सुपर पावर, उसकी मिलिट्री पावर, उसका दमखम, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिसके पास ना सुपर तौर पर ना मिलिट्री है, सुपर पावर के कंपैरिजन में ना वो फोर्सेस है ना वो मिलिट्री पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी जंग में लगातार टिके हुए बने हुए हैं। और ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है तो इसमें जो बाकी प्लेयर्स उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है, क्योंकि जिस
तरीके से तमाम देशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलग थलग छोड़ा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मोराल भी गिर जाता है। वैसे तो डे 1 से लगातार अगर हम देखें तो 2 धड़ों में पूरा विश्व बटा हुआ नजर आ रहा है। एक धड़ा वो है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, और एक धड़ा वो भी है जो लगातार ये कह रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गलत किया है। और अब जब ट्रंप ने कहा कि मेरे साथ आइए और कहीं ना कहीं ईरान को पछाड़िए, हॉर्मुज़ पर कब्जा कीजिए, कहाँ है वो तमाम साथी, वो देश? बहुत सारे देश तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी निजी लड़ाई आप लड़िए, जबकि अगर हम देखें एक्चुअली ये लड़ाई निजी तौर पर अमेरिका की भी नहीं है, ये लड़ाई इजराइल की है, ये लड़ाई ईरान की है। यहाँ पर इजराइल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, या फिर यूं कहे कि अमेरिका का सपोर्ट लिया और उसके बाद ये वॉर किया। अब ट्रंप को लग रहा है कि उन्होंने क्यों इस लड़ाई में अपने आप को धकेल दिया है, क्योंकि अब उनके अपने देश में भी कहीं ना कहीं लोग जो है इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं, इस बात से खफा नजर आ रहे हैं, सड़कों पर और नाराजगी तो एक तरफ मोनिका, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है कि लड़ाई अमेरिका की है ही नहीं, लड़ाई इजराइल की है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? क्योंकि अमेरिका की ये पुरानी रणनीतियों में से रहा है मोनिका, यही वो करता आया है, यही कोशिश रहती है कि किसी और का कंधा हो और निशाना कहीं और लग जाए, यानी कि इसके जरिए इजराइल के साथ एक मजबूत साझेदार कदम भी बन जाए, और दूसरी तरफ तेल का जो कारोबार है उसका भी राजा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बन जाए, उसकी चाबी भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में लग जाए। अब ये दोनों ही चीजें अगर आप एक पेज पर ड्रॉ करेंगी तो ये समझेंगे कि इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट कूटनीति सिर्फ तेल को लेकर है, पेट्रोल डॉलर जो स्थिति है उसे मजबूत करने को लेकर है। अब कहा जाए चाहे इजराइल इसमें ही जितने चीजों को लेकर दावा कर ले, लेकिन इजराइल की लड़ाई ग्रेटर इजराइल के बनाम अब तेल की जंग में यहाँ पर उभरती हुई तेल की भूख देखिए ना, क्या नाम है ऋतु, माफ कीजिएगा ऋतु, तेल की भूख आप जरा देखिए ना, यही तो हमने वेनेजुएला में देखा, यही हम देखते आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूख जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और अभी जो पिछला केस हुआ है वेनेजुएला का, उसके बाद तो हौसले इतने ज्यादा बुलंद कि किसी भी देश में आप दाखिल हो जाइए और उसके बाद वहां जाकर आप तख्ता पलट कर लीजिए। हालांकि इतिहास बहुत लंबा चौड़ा रहा है, अभी हम सद्दाम हुसैन या फिर गद्दाफी वाला मैटर भूले नहीं है, कोई भी नहीं भूला है, ना ही अफगानिस्तान वाला, लेकिन इस बार ये जो स्थिति है बहुत अलग हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, और उसके बाद IRGC की तरफ से, क्योंकि IRGC अगर देखिए फुल फ्लेजेड ईरान की तरफ से बयान लगातार दे रहे हैं, ऐसे में वो क्या सेम बयान देते हैं या फिर दोनों ये जो पार्टियां हैं ये एक ही पेज पर आ पाते हैं, क्योंकि ये तो शर्तें अपनी अपनी रखे बैठे हैं ना। जो शर्तें IRGC की ईरान की है, या फिर कहे कि जो शर्तें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की, वो बहुत डिफर कर रही हैं। और वही शर्तें अगर हम देखें उसमें से बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं जो Day 1 से, यानी कि युद्ध के पहले से थी। उसके बाद जब बात नहीं बनी, एक पेज पर नहीं आया, वार्ता विफल, उसके बाद युद्ध छिड़ गया। अब इतने दिन युद्ध होने के बाद हासिल क्या हुआ? अभी भी आप उसी बात पर लड़ रहे हैं कि बातचीत हो जाए। वो बातचीत क्या? वो बातचीत जिसका जिक्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कर रहे हैं, अंदर खाने बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल में हो रही है और कितनी ये कारगर हुई है, कितनी अभी बातचीत सिर्फ बातचीत तक रह जाएगी या बातचीत हो भी पाएगी असल मायने में, कि इस बातचीत को लेकर के भी एक बातचीत होती रह जाएगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कड़ी निकल कर आती है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, आप देखिए पूरी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इस वक्त जो चर्चा है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को लेकर हो रही है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका की नहीं हो रही है, यहाँ पर एक दमखम टेस्ट किया जा रहा है। महाशक्तियों का जुटान ईरान में लगना शुरू हुआ है। ईरान जो है एक तरह से एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है जहां से हर महाशक्ति को उसकी जरूरत है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल भी क्यों ना हो। इजराइल का भी इस परिप्रेक्ष्य में नजर है। इस धार्मिक लड़ाई के इतर भी अगर देखें तो उस तेल के कारोबार को बूस्टअप देने से इजराइल को भी फायदा होगा, क्योंकि उसे चाहिए क्या? उसे सीरिया के कुछ पार्ट चाहिए, उसे चाहिए क्या? उसे लेबनान चाहिए, उसे सऊदी के कुछ हिस्से चाहिए, उसे काउंटर करके उसे ग्रेटर इजराइल बनाना है। लेकिन अब आगे की तस्वीर क्या होने वाली है और युद्ध का जो ये मुहाना खुला है ये आगे आने वाले समय में और कितना भीषण होगा, और क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से बहुत बार स्पष्ट भी किया गया है। आपने तस्वीर की बात की तो एक और चीज यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है ये भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में वो जो बहुत साफ साफ हमें नजर आता है ना कि ये देश इस तरफ है और ये देश इस तरफ है, उसमें
में बदलाव होगा? ये जो खाड़ी देश हैं, जो यहाँ पर अमेरिका को समर्थन दे रहे थे, यहाँ पर अमेरिकी बेस थे, अब इनका क्या रुख होगा? वो जो मुस्लिम देशों की एकजुटता की बात थी, क्योंकि यहाँ पर अब इजराइल की एंट्री हो गई है, मुस्लिम्स और ज्यूज एक साथ एक पेज पर नहीं आ सकते हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर होगा। ये साफ करना होगा इन खाड़ी देशों को भी, क्या वो अपने बीच में ज्यूज की यहाँ पर जो स्थिति है वो पूर्णतः मजबूती उसमें रहने देना चाहते हैं, या फिर वो ईरान के समर्थन में जाते हैं। क्योंकि ईरान ने ये तो बता ही दिया कम से कम कि अगर ईरान से कोई किसी भी तरह का पंगा लेता है तो वो आसानी से बच तो नहीं सकता है ऋतु। और बिल्कुल, और कुछ डिटेल्स अब दर्शकों के सामने रख देते हैं। इस पूरी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो जंगी बेड़ा जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत क्या है, अब जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। ईरान ने फतह 1 और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल इस पूरी जंग के दौरान किया। पहाड़ों के नीचे गहरे भूमिगत मिसाइलों को लगाया। ये कहा जा रहा है रफ टेरेन्स पर भी ये जो मिसाइल है ये कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका जो है निभाते हैं। शाहिद 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन भी इस झुंड में शामिल है। मोनिका, बिल्कुल, शाहिद 149 जैसे ड्रोन 4000 किलोमीटर तक की इनकी रेंज है और इतनी दूर तक ये प्रहार कर सकते हैं। ये वो तमाम चीजें, वो एसेट्स हैं जो ईरान ने यहाँ पर अगर हम देखें रखे भी हैं, या फिर यूं कहे कि इनका इस्तेमाल किया है, और उसका खामियाजा जो है वो उठाना पड़ा है कहीं ना कहीं अमेरिका को, इजराइल को। वो जो मजबूती है वो ईरान ने दिखाई है, यानी कि कुल मिलाकर ईरान को जिस तरीके से कम आंकने की गलती यहां पर की थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बहुत बड़ी भूल बनकर सामने आई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत आखिर है क्या, उसके पास ऐसे कौन कौन से तुरुप के हैं जो हमने इस युद्ध में देखे। हालांकि लगातार इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यानी कि अमेरिका की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और जिन चीजों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर ईरान ने किया है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों की लागत में। लेकिन किस तरीके से, किस रणनीति के साथ ऋतु इस्तेमाल हुआ है कि बराबर की टक्कर यहाँ पर दी है। बिल्कुल, और देखिए ईरान की ताकत देखकर ट्रंप की चालबाजियां फुस साबित हो रही है, फिसड्डी साबित हो रही है। क्यों हम ये कह रहे हैं, अब जरा बताते हैं आपको जल्दी से। ट्रंप ने ईरान की नई जो रजीम है उसे खत्म करने के लिए कोशिश की। ये जो इस परिप्रेक्ष्य में काम किया गया, ये अपने आप में दिखाता है कि इसके जरिए भूमिका क्या अदा की गई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, अमेरिका द्वारा, कि ईरान घुटनों पर आ जाए और उस रजीम को, उस हुकूमत को ही इनकार कर दे। और सीधे सीधे सिरे से कहा गया कि उस रजीम के अगेंस्ट, खामेनेई के अगेंस्ट जो है एक नई पावर, एक नई सत्ता जो है वो आगे संभालते हुए नजर आए। मोनिका, और कितनी बड़ी बात है ना ऋतु कि कहां एक तरफ आप बात कर रहे थे तख्ता पलट की, आप बात कर रहे थे कि रिजीम चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जरा आप स्थिति देखिए, ट्रंप की चापलूसी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईरान की नई रिजीम की तारीफ यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और उससे पहले आप क्या कह रहे थे कि मेरी पसंद का पपेट यहाँ पर बैठेगा और उसके बाद हम बताएंगे देश कैसे चलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर अमेरिका का शासन होगा। लेकिन अब यहाँ पर चापलूसी शुरू, वो भी एक महाशक्ति की। अब इस युद्ध के बाद, या फिर कहें कि क्या बदलाव होंगे, क्या वो रिस्पेक्ट जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रह जाएगी, वो दबदबा ऋतु क्या लगता है? बिल्कुल, और ये एक पिक्चर जैसी लगती है। आप देखिए एक मूवी थिएटर में जैसे एक पिक्चर लगती है जिसमें ट्रेलर भी होता है, क्लाइमैक्स भी होता है, सस्पेंस भी होता है, ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया, एक अटैक किया और एक ट्रेलर दिखाया पूरी दुनिया को कि ऐसी तस्वीर बनने वाली है। लेकिन वो ट्रेलर पूरी तरीके से फेल साबित हुई, क्योंकि हमने इसमें देखा कि दमखम कैसे लगाया गया, इसमें चालबाजियां कैसे सामने आई, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो, और इसमें किस तरीके से साइकोलॉजिकल तौर पर अपने आप को तैयार करना हो, अपने आप को आगे ले जाना हो। ईरान अभी तक ढोकर लेकर आया, 34 दिन हो चुके हैं। मोनिका, बिल्कुल, देखिए ना, युद्ध विराम पर जल्द फैसला हो जाएगा। और ये भी मेंशन करना कि अब जो रिजीम आया है उसमें कट्टरपंथी कम है, पहले कट्टरपंथी ज्यादा थे। ये जो बयान है ये किस हद तक बदल रहे हैं ऋतु, कुछ और स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर सामने आ, जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार अपने बयान बदल, और ये बदलते बयानों का जो कैलेंडर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जान लेना। बयानबाजी के जरिए कैसे एक भूमिका बनाने की कोशिश की गई। 28 फरवरी 2 और 3 दिन में खत्म हो जाएगी जंग, ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ अटैक किया है और खामेनेई क्योंकि मारे गए हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, तो
यानी कि ये जंग यहीं पर खत्म हो जाती है, उनका जो मकसद है वो यहां पर पूरा हो जाता है। लेकिन आज है 34वां दिन, 34th डे है, और इस पूरी जंग में हम देखते हैं इसी तस्वीर को आगे दिखाया जा रहा है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि 28 फरवरी को बेशक से शुरू हुआ है किस दावे के साथ कि 2 से 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आज तक खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में ये जो जंग है, ये जो बारूदी आग है, ये 34वें दिन भी बदस्तूर इसी तरीके से धधक रही है, और ये जारी आगे भी रहेगी या इस पर विराम लगेगा। आज का संबोधन इसी लिहाज से बहुत खास होने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर जब बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी बयान उनके सामने आए, आप देखिएगा यू टर्न हर दफा एक नया चांस, एक नई तस्वीर दिखाने की कोशिश। कभी नेटो को कूड़ेदान बता देना, कभी कह देना कि नेटो देशों की जरूरत नहीं है, कभी ये कह देना कि नेटो देश उन्हें मदद ही नहीं करी, हमने अरबों खरबों पैसे लगा दिए नेटो देशों को, अब वो अपनी रक्षा खुद करे, ये बयान भी आया था। और उसके बाद ये भी कि हमें जंग में अब कहा जाए तो 2 से 3 दिन कुछ बहुत जल्दी हम इसे समेट देंगे, हम यू टर्न ले लेंगे। अब ये तमाम जो भूमिकाएं सेट करना हो, 2 मार्च की तारीख आप देख लीजिए, पूरी तरीके से ऑपरेशन सफल रहा। ये एक तरह से गीदड़ भपकी भी दे दी। इस क्रोनोलॉजी में आप ये भी देखेंगी मोनिका कि यहां पर एक दबदबा बनाने की कोशिश, एक ये परसेप्शन देने की कोशिश की जंग में तो अमेरिका बहुत पहले जीत चुका है, उसने अपने मिशन को अकम्प्लिश कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो ईरान ने स्वॉट टेक्निक क्या है अब आपको बताते हैं। ये एक बेहतरीन अनुमान होता है, इसे डिकोड जरा करते हैं। स्वॉट टेक्निक होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इस टेक्निक को कहते हैं स्वॉट टेक्निक, जो कि IRGC इस्तेमाल किया करती है। 6 मार्च को ईरान सरेंडर करने वाला है, ये भी एक बयान आया था। अब स्वॉट टेक्निक के जरिए ईरान ने कैसे भेदा, ईरान ने हर बयान का जवाब एक बयान से दिया और काउंटर दिया। बिल्कुल, और मुझे वो तारीख भी याद आ रही है, 28 फरवरी की तारीख थी, और उसी दिन ये न्यूज जो है हमने ब्रेक की थी कि खामनेई मारे गए। अगर आपको याद होगा, आप ग्राउंड में थे और मैं स्टूडियो में थी। और आज की जो तारीख है, आज की तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन है कि बाहर आकर ये कह दे कि ये युद्ध अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या असल में युद्ध खत्म हो गया है? अमेरिका ने बैकआउट कर लिया है, अब ये जो जंग है ये ईरान और इजराइल के बीच बाकी रहने वाली है, या फिर ईरान ऐसे में नहीं मानने वाला है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अमेरिका को, ये ईरान ने कहा है। अब अगर ईरान की ये बात जो है अमेरिका मान लेगा तो कितनी जगहजाई होगी ये भी समझना होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो किसी भी देश में दाखिल हो जाता है, युद्ध छेड़ देता है और अपनी मनमर्जी चलाता है, टैरिफ बम फोड़ देता है, या फिर कहे कि किसी भी देश के प्रमुख को उठा लेता है, इस तरह की चीजें जब होती हैं, और उसके बाद एक देश ये हिम्मत करके कहता है कि जो नुकसान आपने हमारा किया है, जो वक्त आपने जाया किया, जो एनर्जी और कितने संसाधन आपने बर्बाद किए, आपने मासूम लोगों को उनकी जान ली है, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर हमला हुआ है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर हमला हुआ है, ऊर्जा स्रोत पर हमला हुआ है, महंगाई किस हद तक बढ़ी है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ऐसे में इसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा, इतने दिन जो आपने बर्बाद किए हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, नुकसान यहाँ पर सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका का नहीं हुआ है, ये नुकसान आपका भी हुआ है, ये नुकसान हमारा भी हुआ है, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से पावर सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर कहे कि ऊर्जा क्षेत्र पर इम्पैक्ट पड़ा है, उसका सीधा सीधा असर सभी पर पड़ रहा है, सबकी जेब पर पड़ रहा है। लगातार सप्लाई हम देख रहे हैं किस तरीके से कम हुई है LPG की, और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से इम्पैक्ट तमाम चीज़ों का पड़ रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर अब देखना होगा कि क्या रुख जो है वो यहाँ पर सामने आता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। बिल्कुल, और ट्रंप का संबोधन जब आएगा, ये सभी पूरी इंसानियत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके की है, लेकिन क्या असल मायने में वो डर गए हैं, घबरा गए हैं ईरान के सामने? डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, क्या ये असल वजह है? अब बदलते तेवरों को आप देखेंगे, बदलते रुखों को आप देखेंगे, बयानों में जो तब्दीलियां आई हैं उनको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये रुख है वो किस तरीके से। आप देखिए, आपने बात शर्तों की थी, शर्तें क्या रखी गई हैं IRGC द्वारा, जिस पर
पर वो तटस्थ है, वो लगातार बने हुए। शर्त पहली ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक जो नियम तय किया गया है, ईरानी संसद से जो पास हुआ है, वो नियम ही आगे चलता रहे। दूसरी शर्त ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई भी दावा या कोई भी अगर कहा जाए तस्वीर जो हो अमेरिका के हाथों से नहीं चलने वाली है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का कॉल होगा तो वो ईरानी कॉल होगा। ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी तक जैसे चलाते आए हैं वैसे ही आगे भी चलाएंगे। तीसरी शर्त यह है कि जो भी जंग के दौरान नुकसान हुआ है उसको कंपेंसेट किया जाए, उसका हर्जाना भुगता जाए अमेरिका द्वारा, और सिर्फ ये तस्वीर ना दिखाई जाए कि हमने इस जंग को रोक दिया है, इंसानियत की खातिर रोक दिया है। ये टैक्टिक्स में आप फेल हो गए, आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। चौथी कंडीशन ये रखी गई है कि जो सीआई के हेडक्वार्टर्स है आपके खाड़ी देशों में, जिन 19 ठिकानों के बलबूते आप कूद रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बने हुए थे, वो सोच के बैठे थे, सपना पालकर बैठे थे कि वहां से हम हमले करवाएंगे और ईरान को घुटनों पर ला देंगे, जो कि अभी तक सफल नहीं हो पाया है। उन खाड़ी देशों के सीआई के ठिकानों पर बैक टू बैक फायर करके ईरान ने दिखा दिया है कि आप कितनी कोशिश कर लीजिए, एक ऐसी जियोपॉलिटिकल लोकेशन, एक ऐसी जगह, एक सेंटर, एक हब के रूप में ईरान ने अपने आप को स्थापित किया है। और सबसे पांचवी और आखिरी शर्त यह रहती है कि इसमें, जैसा कि आपने ईरान को पिछड़ा हुआ बताया, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के आपने दिखाया, पूरी दुनिया को एक तस्वीर दिखाई कि ईरान जो है एक खलनायक है, लेकिन ईरान दरअसल अपनी कोशिश इसको बना रहा था और इसे ही बैकअप देने की कोशिश कर रहा था। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ना रोका जाए, किसी कीमत पर ना रोका जाए, ये भी एक शर्त है। और इन 5 शर्तों पर लगातार तटस्थ जो है बना हुआ है ईरान, जो कि कहा जा रहा है टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मोनिका, बिल्कुल, कुछ और इनपुट्स जो है वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी कोलीग जुड़ रही है गीतू चौहान न्यूज रूम से। गीतू, बस कुछ ही देर का वक्त है, उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाइव आने वाले हैं और मुमकिन है कि आज युद्ध समाप्ति की आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाए, या फिर क्या कुछ एक्सपेक्ट करे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? कि मोनिका की तमाम तरह के पहलू इसमें हो सकते हैं। युद्ध खत्म करने की बात कल भी चल रही थी कि 2 से 3 हफ्तों में वो अपनी सेना को बुला लेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ये भी ऐलान कर दे कि यहाँ पर जो हमारी सेना अभी नहीं हटने जा रही, कुछ भी हो सकता है। ट्रंप बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल है, उनके बारे में ये कहा नहीं जा सकता है कि वो क्या फैसला लेंगे, लेकिन हाँ, ज्यादा संभावनाएं यही है कि आने वाले दिनों में युद्ध को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। दूसरा ये कि एक बात और सामने आई थी ट्रंप की तरफ से कि हम किसी तरह का समझौता नहीं करने जा रहे, जो हमने करना था वो कर दिया है। यानी उन्हें ये लग रहा था कि परमाणु कार्यक्रम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ईरान में, उसे हमने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसा ट्रंप का कहना है। हालांकि ईरान अभी भी जंग के मूड में है और वो किसी भी तरह से समझौते को तैयार नहीं है। तमाम तरह की मध्यस्थता करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी इंटरवीन करने की कोशिश की गई कि मध्यस्थता हो जाए और कहीं कुछ बात बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान लगातार हमले कर रहा है, इजराइल की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, और ऐसे में ट्रंप का सामने आना और ये कहना कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर पूरी तरह से जंग खत्म हो जाएगी, उम्मीदें सबसे ज्यादा यही लग रही है कि हो सकता है इसको लेकर एक फैसला सामने आए। दूसरा ये कि मध्यस्थता की बात जब चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ शर्तें जब ईरान ने रखी थी कि या तो अमेरिका को पूरा हर्जाना देना होगा, हॉर्मुज स्टेट को इंडिपेंडेंट करना होगा, यानी कि जो अधिकार है वो ईरान के पास ही रहेगा। इसके अलावा ये जो तमाम शर्तें थी वो किसी भी तरह से ट्रंप मानेंगे नहीं, और ऐसे में ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया है कि अरे इसमें समझौते की कोई जरूरत नहीं है, हमें जो करना था वो हम कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान के साथ किसी भी तरह की डील तो अमेरिका की नहीं होने जा रही है, और ट्रंप यहाँ पर या तो अपनी सेना को वापस बुलाएंगे 2 से 3 हफ्तों के अंदर। यहाँ पर गीतू इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही थी कि रशिया ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, जिसको ईरान ने मान लिया है, क्या ये भी पुख्ता है? देखिए, इसको लेकर अभी बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जा रहा था कि जो रूस है वो पहले भी कई बार कोशिश कर चुका है समझाने की, लेकिन कितना सही है ये अब से कुछ देर के बाद जब ट्रंप ऐलान करेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा, कंफर्म हो पाएगा। हालांकि लगातार जो मध्यस्थता की बात है, भारत ने भी कोशिश की थी कि किसी भी तरह से इस युद्ध को रुकवाया जाए, लेकिन हाँ, जिस तरह से ईरान लगातार अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और ट्रंप उसे मानने को तैयार नहीं है, तो मध्यस्थता आप चाहे कितनी कर लें, लेकिन जो शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई है अगर वो पूरी नहीं हो पाती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ईरान इस बात को मानेगा। लेकिन हाँ, अगर यूएस डिक्लेयर कर देता है, ट्रंप ये साफ तौर पर कह देते हैं कि अब हम 2 से 3 हफ्तों से वहां से जो अपने सैनिक हैं उन्हें हटा लेंगे और जंग को खत्म कर देंगे, क्योंकि जो हमें करना था वो कर चुके हैं, तो ये बहुत कुछ जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है बयानबाजियां आना। बयानबाजी जो आती है और पूरी भूमिका
जंग के मुहाने पर किसी भी युद्ध में बहुत अहम भूमिका अदा करती है। अब अगर बात करें यूएस के बयानों को लेकर के, यूएस की तरफ से अलग अलग लोग, मार्को रूबियो, कभी कैरोलिन लेविट जो है प्रेस सेक्रेटरी, उनका बयान सामने आता है। वो लोग तो ये दावा कर रहे थे कि अभी हम लोग जंग में बहुत आगे जा चुके हैं, और साफ तौर पर कल का अगर आप उनका कॉल देखेंगी तो लेविट ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी है और जो हम हमले कर रहे हैं वो भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो अब ये कहां से यू टर्न कहां से आ गया? देखिए, जो अमेरिका है ना बहुत हद तक घिर चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अगर हम बात करें तो वहां एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अमेरिका काफी वीक हो चुका है। अब शायद ट्रंप को ये लग रहा हो कि नाटो देशों ने साथ छोड़ दिया है, हॉर्मुज पर बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खुद अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहां पर भी त्राहिमाम हो रखा है। अगर हम बात करें लोगों की तो उनमें गुस्सा है, ट्रंप को लेकर आंदोलन शुरू हो गए हैं, और ईरान के साथ जो जंग हो रही थी उसका विरोध भी अमेरिका में होना शुरू हो गया, क्योंकि लगातार महंगाई वहां पर बढ़ रही है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो उस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लोग इस वक्त चाहते हैं कि किसी भी तरह से जंग बंद हो ताकि उनका जीवन भी पटरी पर आए। लगातार यही सब बातें थी जिसके चलते ट्रंप को भी ये लगता है कि आने वाले दिनों में सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी, और ये तमाम ऐसे पहलू होते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप ने अब यू टर्न लेने का मन बना लिया है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ईरान अब पीछे नहीं हटेगा और उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप माने जाते हैं कि एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो एक कहावत होता है वो कहीं ना कहीं फिट बैठता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरीके से बिलबिलाए हैं, इस तरीके से तिलमिलाहट उनके सामने आ रही है कि वो हॉर्मुज का जो दर्द है वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं, वो बयां भी नहीं कर पा रहे हैं, और शायद इसी वजह से गीतू वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बयानों में तो जीत दिखाई जाए। बिल्कुल, और ये ट्रंप हमेशा ही करते रहे हैं। ये जो तकरीबन 34 दिनों की लड़ाई रही है, जब भी बयानबाजी आई तो ट्रंप ने ऐसा ही दिखाया, हम जीत रहे हैं, हम दबाव बना रहे हैं, ईरान झुक गया है, वो अब किसी भी तरह से कभी भी सरेंडर कर सकता है, तमाम तरह की बातें। ट्रंप साइकोलॉजिकली जिस तरह से वॉर करते हैं, ये भी उनका एक तरह से पैटर्न है कहीं ना कहीं लड़ाई को लड़ने का और अपनी जो रणनीति उनकी है उसे बनाने का। तो ये स्ट्रैटेजी है ट्रंप की कि लगातार इस तरह के बयान भी देते रहे कि देखिए हम जीत रहे हैं और हमें नेटो देशों की जरूरत नहीं है, तमाम तरह की बड़ी बातें वो करते रहे, लेकिन नेटो को लेकर गुस्सा भी जाहिर उन्होंने एक और चीज है ना, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारी क्या चीज ज्यादा पड़ी है? तमाम देशों ने उनका साथ छोड़ दिया ये, या फिर उनके अपने देश से जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं? दोनों में से ऐसी कौन सा वो फैक्टर है जिसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा है कि बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी। देखिए, अगर अपने ही लोग साथ ना दें तो फिर शायद ये जो दिक्कतें हैं, परेशानी, वो ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी नेता के लिए। और ऐसे में क्योंकि ट्रंप काफी लोकप्रिय थे, जिस तरह से वो जीत कर आए थे और लोगों में एक खुशी थी कि अगर हम ट्रंप को ला रहे हैं तो अमेरिका में बड़ा बदलाव होगा, उम्मीद भी ऐसी थी, बदलाव हुए भी, लेकिन सब नेगेटिव बदलाव ये हुए और उसका जो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पड़ा वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। टैरिफ बढ़ा दिए गए, दादागिरी की गई और वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया गया। और कुल मिलाकर जो ट्रंप जिस तरह से आक्रामक तौर पर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि बनाते हुए दिखाई दिए, वो अमेरिका की छवि को धूमिल करता गया है। नेगेटिव तरीके से लोगों ने अमेरिका को लेना शुरू कर दिया। तो शायद कभी अमेरिका के लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि उन्हें इस तरह से पूरे विश्व में याद रखा जाएगा कि देखिए किस तरह से डोमिनेट यहाँ पर कर रहे हैं ट्रंप, हिटलर की तरह भूमिका निभा रहे हैं। वेनेजुएला पर जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया उसको लेकर भी अमेरिका के लोगों ने विरोध किया कि वो कहीं से भी सही नहीं कर रहे थे और अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। और शायद यही वजह थी कि जिसके चलते अमेरिका के लोगों ने विरोध किया और ये भी ट्रंप के लिए भारी पड़ा, क्योंकि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी बहुत कम वक्त जो है वो बच गया है। अभी से कुछ ही सेकंड्स बाद, कुछ ही मिनट्स बाद हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे और क्या कहेंगे वो तो रहेगी नजर, लेकिन प्रेडिक्शंस क्या कहती है, प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इस जंग से एग्जिट करने वाले हैं, इस जंग को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, इस फाइट को और तगड़ी करने वाले हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।